RS-232 की बात कर रहे हैं आज और RS-232 के बारे में देखेंगे इस इंटरफेस और साथ में फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के साथ क्या इंटरफेसिंग है RS-232 की, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। RS-232 मेरे ख्याल से सबसे पहला एक स्टैंडर्ड है जो बनाया गया था कि किस तरीके से आप पीसी कंप्यूटर या कंप्यूटिंग रिसोर्स के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। बिट वाइज इसमें सीरियल लिंक का यूज होता है और उसके बाद फिर आज जो आजकल नए आए हैं यूएसबी है या फिर आपके थंडरबोल्ट है, ये सब आ गए हैं। लेकिन ये सब का की उत्पत्ति या इन सब के जनक आप RS-232 को कह सकते हैं। RS-232 के भी और RS-422 वगैरह आ गए हैं जो आपको 100 मीटर तक बहुत अच्छी स्पीड में कम्युनिकेशन देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानिए कि 1960 के दशक में जो डेटा कम्युनिकेशन थे वो ये था कि डिजिटल डेटा एक्सचेंज कैसे होगा। एक मेन फ्रेम होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो रिमोट कंप्यूटर टर्मिनल जो एक छोटा सा आप एक तरीके से डमी भी मान सकते हैं, और इनके बीच में कम्युनिकेशन माना जाता था पहले। और ये भी था कि दो टर्मिनल्स, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इनके बीच में भी कम्युनिकेशन होता था। तो ये लिंक कैसे होते थे, इनके बीच में लिंकेज जो होती थी वो टेलीफोन की वॉइस लाइन से होती थी। तो इसीलिए आपके यहाँ पर भी मॉडेम लगाना पड़ता था, यहाँ पर भी मॉडेम लगाना पड़ता था ताकि सिग्नल का ट्रांसलेशन हो सके। है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ मॉडेम लगा दीजिए, यहाँ मॉडेम लगा दीजिए, लेकिन आप 1960 की बात कर रहे हैं और उस समय आज 2017 चल रहा है। इस समय देखिए कितना डिफरेंस था। और आज तो हम सोचते हैं ये तो बड़ी नॉर्मल चीज थी, लेकिन उस समय के बारे में सोचिए। डिजाइनिंग इसकी काफी कॉम्प्लेक्स थी उस समय। और डेटा एरर, सबसे बड़ी बात डेटा एरर। जब आप ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ डेटा या यहाँ से यहाँ मेन फ्रेम से किसी टर्मिनल पे डेटा किसी एनालॉग चैनल पे, तो जो डेटा एरर है उसका क्या करेंगे, ये कंसर्न था। तो जरूरत हुई कि एक ऐसा एक रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन का माध्यम बनाया जाए, एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, ताकि आप इन सबको कम्युनिकेशन दे सकें। और यही नहीं कि कोई एक्स और एक्स कंपनी का है, ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है, ये जेड हो सकता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन देना है आपको। तो इसके लिए इन सबको ध्यान में रखते हुए इन फैक्टर्स को एक स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई या फिर स्टैंडर्ड कमेटी ने काम ये शुरू किया, जिसे हम आप आज EIA के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इन्होंने RS-232 स्टैंडर्ड इजाद किया, बनाया, और ये कॉमन इंटरफेस स्टैंडर्ड दिया डेटा कम्युनिकेशन का, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए। इसे बड़ा जेनरिक बनाया गया और उसके बाद ये काफी आगे बढ़ा। इसका रिवीजन देखिए RS-232C, फिर उसके बाद वर्जन 2.4, वर्जन 2.8, ये 93 में, 96 में, जो IIA 232F अभी आया, जो रिसेंट हम कह सकते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड आए। अब एम क्या है आज का, हम RS-232 इंटरफेस को देखेंगे और फिर देखेंगे इसकी फंक्शनैलिटी किस तरीके से रिलेट करती है। जो ISO OSI लेयर है हमारी, ISO OSI लेयर में जैसे 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और फिर आखिर में फिजिकल लेयर। तो चूंकि RS-232 स्टैंडर्ड बिट लेवल पे है, इसीलिए फिजिकल और डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे, OSI लेयर की, और किस तरीके से डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में आपस में सेंडिंग होती है, रिसीविंग होती है, इसको हम देखेंगे। फिर RS-232 ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड होता है DTE, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। दो चीजें होंगी बाएं हाथ पे, दो चीजें होंगी दाएं हाथ पे। बाएं हाथ पे सबसे पहले यहाँ पर होगा DTE, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, फिर होगा DCE, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। फिर ये जो दूसरी पार्टी है, यहाँ पर भी आपका एक DCE होगा, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और यहाँ पर होगा DTE। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें। तो DTE ये कंप्यूटर हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, जहां से डेटा की उत्पत्ति होगी, वहां से शुरुआत होगी। DCE क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जो इस DTE और इस DTE के बीच में ये दोनों इंटरफेसिंग का काम करेंगे। तो RS-232 स्टैंडर्ड ये DTE और DCE के बीच में जो इंटरफेसिंग है उसको स्पेसिफाई करता है। अब देखिए किस तरीके से ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर डेटा जो टर्मिनल इक्विपमेंट है, यहाँ पर डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है, यहाँ से डेटा इसको जाना है। बीच में आपका DC मॉडेम है, यहाँ पर DC मॉडेम जैसे मैंने बताया, दोनों साइड में आपको मॉडेम चाहिए होता था। PSTN डायल-अप या लीज्ड लिंक के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते थे। इस तरीके से डेटा फ्लो करता है। तो अगर हम ये एक्सचेंज देखें डेटा का, जो ट्रांसमिटिंग DTE से रिसीविंग DTE में हो रहा है, तो उसके लिए आप समझिए, पहले सबसे पहले हम DTE से डेटा सेंड करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे जाता है, डेटा लिंक लेयर इसे फिजिकल लेयर पे भेजता है, फिजिकल लेयर इसे ट्रांसफर करती है, और यहाँ डेटा लिंक लेयर लेके यहाँ पर DTE रिसीवर को दे देती है। तो डेटा किस तरीके से आता है समझिएगा उसको। डेटा लिंक लेयर
कन्वर्ट क्या करता है, जो ये बिट स्ट्रीम्स आ रही है, बिट स्ट्रीम आ रही है, और इन सब बिट स्ट्रीम को 0 1, और ये फिजिकल लेयर को बताता है कि देखिए साहब ये जो 0 1 आया है इसको आप एक्सचेंज करिए। फिर जो फिजिकल लेयर है ये बिट स्ट्रीम को डिस्टर्बेंसेस में कन्वर्ट करता है, और फिर ये जो स्पीड है उसकी डिस्टर्बेंसेस की उसको भी डिसाइड करता है फिजिकल लेयर। अभी डिस्टर्बेंसेस क्या है आप जरूर सोच रहे होंगे, व्हाट इज दिस डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, ये वोल्टेजेस है, डिफरेंट वोल्टेजेस है। अब ये वोल्टेजेस कैसे 0 और 1 में भेजे जाएंगे और कैसे 1 0 माने जाएंगे उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो रिसीविंग फिजिकल लेयर है ये इन डिस्टर्बेंसेस या वोल्टेज वेरिएशंस को देखता है, और फिर जो ये वोल्टेज वेरिएशन या डिस्टर्बेंसेस है इनको ये बिट स्ट्रीम में तब्दील करता है, और फिर ये आगे के डेटा लिंक लेयर को, मतलब रिसीविंग डेटा लिंक को पास कर देता है। अब ये जो डेटा लिंक लेयर है ये चेक करता है कि देखिए साहब बिट स्ट्रीम जो आई है वो सही है कि नहीं, कोई सुपरफ्लस डाटा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई गड़बड़ी है। अगर सब सही है तो ये ओएसआई लेयर के नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर कर देता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक तो ठीक है, डेटा पासिंग हो रही है। फिर एक हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब ये होता है कि किसी के पास आप गए तो आप नमस्ते करेंगे या सलाम करेंगे या सत श्री अकाल करेंगे। ये एक तरीका है जो बच्चों को सिखाया जाता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। यही प्रोटोकॉल ये है कि जब आप डेटा सेंड कर रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल तो होगा, किस तरीके से होना है आप नहीं समझिए। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि क्यों ये प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी। कि अगर सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है, आप बोले 1 0 भेज दिया, 1 0 भेजने के बाद देखा कि अरे ये तो डिस्टर्बेंसेस में हो गया, डिस्टर्बेंसेस वोल्टेज हमने ले लिया, काम खत्म। अभी प्रोटोकॉल की बात कहाँ आई समझिएगा। आपके पास एक पावर कंपनी है, पावर कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। पावर कंपनी के पास कितना वोल्टेज होता है, वो उसके पास मान लीजिए 10,000 वोल्टेज है, वो आपके हाउस में डायरेक्ट भेज दे तो आपका सारा इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पहला स्टेप ये होगा कि इस 10,000 वोल्ट को एक सेफ लेवल पे तब्दील किया जाए। उसके बाद पावर कंपनी आपको बताएगी कि आपकी कनेक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे 5 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, क्या कौन से वोल्ट का लगाना है, कितना आपके पास आएगा। उसके बाद जो आपकी बिल्डिंग है वो इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से कंफर्म करेगी अपने आप को, जो इन्होंने स्टैंडर्ड बताया, देखिए साहब हम 10,000 का इतना करके दे रहे हैं, आप इसको इस हिसाब से मैनेज करिए। आप अपनी तैयारी कर लेंगे तो इससे क्या होगा, ना कोई डैमेज होगा। अब पावर कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक आपके घर के बारे में बात हो रही है, आपका पड़ोसी भी होगा, उसके लिए भी यही प्रोटोकॉल होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा हूँ यही RS-232 स्टैंडर्ड है। तो RS-232 स्टैंडर्ड ये सेट करता है, ये स्टैंडर्ड है बेसिकली, ये प्रोटोकॉल स्टैंड करता है, जिस तरीके से हमने अभी देखा कि पावर कंपनी ने अपने प्रोटोकॉल सेट किए। इसी तरीके से इंटरफेसिंग DTE और DCE के बीच में भी RS-232 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करता है। फिजिकल लेयर की बात करें तो ये फिजिकल लेयर बताती क्या है, ये आपको बताएगी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोसीजर लेयर, फंक्शन स्पेसिफिकेशन, किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम में एक्टिवेशन होगा, मेंटेन होगा, डीएक्टिवेट होगा फिजिकल लिंक, ये सारा फिजिकल लेयर डिसाइड करती है। एक फिजिकल लेयर के अंदर जो RS-232 स्टैंडर्ड है ये बताएगा सिग्नल लेवल क्या है, डेटा रेट्स क्या है, ट्रांसमिशन डिस्टेंस कितने होने चाहिए, और कौन से फिजिकल कनेक्टर्स आपको यूज करने हैं। तो बेसिक रीजन जो है वो ये है कि जो सेंडिंग DTE या DC है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके रिसीविंग DTE और DCE के साथ। यही सारा प्रोटोकॉल का मेन मुद्दा है। तो सिग्नलिंग लेवल की बात करें तो फिजिकल लेयर करता क्या है, ये बिट स्ट्रीम को 0 या 1 डिस्टर्बेंसेस में तब्दील करता है जिसमें वोल्टेज का है। और जो RS-232 स्टैंडर्ड है उसमें नॉर्मली आप वोल्टेजेस भेज रहे हैं तो नॉर्मली कॉपर वायर यूज होता है जो सेंडिंग और रिसीविंग DTE और DC के बीच में। जो स्ट्रेंथ है इस वोल्टेज का वो इस कॉपर वायर के थ्रू जा रहा है, तो ये स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा कि आगे ये 0 पड़ा जाएगा वोल्टेज या 1 पड़ा जाएगा। कैसे देखेगा, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर डिस्टर्बेंस भेजा, डिस्टर्बेंस यू गया। अब अगर ये इस लाइन के ऊपर है यहाँ पर तो इसको हम 0 मान लेंगे, इसके नीचे है तो 1 मान लेंगे। तो जो रिसीविंग एंड होगा वो इन डिस्टर्बेंसेस को 0 पर रख देगा, इन डिस्टर्बेंसेस को, जैसे इसको वो 0 पर रखेगा, इसको 1 पर रखेगा, इसको 0 पर रखेगा, इसको 0 पर रखेगा, इसको 1 पर रखेगा। तो ये इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज को ले लेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो नेगेटिव जा रहा है उसको 1 ले रहा है और जो पॉजिटिव जा रहा है उसको 0 ले रहा है। और फिर इसके बाद जब ये 1 0 ले लेगा तो आपके पास एक बिट स्ट्रीम आ जाएगी, इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं आप उसको। तो जो पासिंग ऑफ डिस्टर्बेंसेस है या पासिंग ऑफ नेगेटिव या वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से होता है कि डेटा लिंक लेयर बिट स्ट्रीम देती है, फिजिकल लेयर इस बिट स्ट्रीम को वोल्टेजेस में भेजता है, रिसीविंग फिजिकल लेयर इस वोल्टेज को लेके 1 या 0 में चेंज करता है और उसको डेटा लिंक लेयर को दे देता है। तो ये तरीका है। जो स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल है RS-232 स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वोल्टेज लेवल कुछ इस तरीके से है। लॉजिक 0 के लिए 5 से लेकर 15 तक TX यानी कि ट्रांसमीटर भेज रहा है, रिसीवर 3 से लेकर 25 तक इसे रिसीव कर रहा है, इसका वोल्टेज 3 से लेकर 25 तक है। जो लॉजिक 1 है वो देखिए 1 के लिए माइनस है, 0 के लिए प्लस है। 1 के लिए -5 से लेकर 15 वोल्ट तक, और जो रिसीविंग है रिसीविंग एंड पे वो भी -3 से -25। तो जो डिफरेंसेस हैं वोल्टेज के वो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां तक कि केबल की लेंथ का सवाल है। केबल की लेंथ जैसी बड़ी हो जाएगी तो जो सिग्नल है वो वीक होने लगेंगे,
तो लॉन्ग बड़े केबल पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सिग्नल वीक है या स्ट्रांग है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो कॉमन कनेक्टर्स आपको मिल रहे हैं। ये देखिए RS-232 का 25 पिन कनेक्टर है, 25 पिन है इसमें। इसी तरीके से आपके पास ये 9 पिन का कनेक्टर है, 9 पिन देख रहे हैं आप, और ये आपको अपने पीसी पे मिलेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको पीसी पे कई आजकल के इसमें RS-232 आता भी नहीं है, तो RS-232 आपको ऐसे 9 इसमें ये पॉइंट्स मिलेंगे। मैं बताता हूँ एक एक करके, एक 9 क्या होते हैं, जिसे हम सीरियल पोर्ट कहते हैं, सीरियल पोर्ट। तो और 9 करेक्टर में आपको RJ45 करेक्टर भी आता है। ये इस तरीके से भी करेक्शन आप दे सकते हैं। तो ये जो 9 मैंने आपको बताया, अगर 9 पिन है या 25 पिन है, 25 और 9 दोनों देखे आपने, तो हर एक पिन कोई ना कोई काम करती है। जैसे 3 अगर पिन, थर्ड पिन पे देखा जाए तो वो TXD यानी ट्रांसमिटेड डेटा के बारे में बात करें। 7 वाले के बारे में बात करें तो वो रिक्वेस्ट टू सेंड को हैंडल करती है। डेटा सेट रेडी को अगर देखना है तो वो 6वें नंबर पे होगा। तो इस तरीके से 9 और 25 पिन अपना 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 काम करती है फिजिकल लेवल पे। तो DTE जो मैंने बताया, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट है। फिजिकल लेयर पे ये कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ये ट्रांसमिट करता है डेटा को। रिसीवर इसे रिसीव करता है रिसीवर एंड पे। इसी तरीके से रिक्वेस्ट टू सेंड शुरू होता है अगर रिसीविंग के लिए तैयार हो गया तो, और क्लियर टू सेंड होता है जब वेटिंग हो रही है, वेट करता है क्लियर टू सेंड, सेंड करने के लिए। अगर सेंड के लिए तैयार हो गया तो फिर सेंड कर देगा। इसी तरीके से डेटा टर्मिनल रेडी DTR होता है जब जो रिसीविंग के लिए ये रेडी है और वेट कर रहा है। ऐसे ये DSR जब डेटा सेट रेडी है सेंडिंग के पहले। डेटा कैरियर डिटेक्ट DCD, ये असेशन है रिसीविंग के पहले। और DCE की बात करें, डेटा जो टर्मिनल इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, तो फिजिकल लेयर पे ये बिट स्ट्रीम को कन्वर्ट करता है सिग्नल में, वोल्टेजेस में, और फिर इंट्रोड्यूस करता है सिग्नल किसी टेलीकम्युनिकेशन मीडियम में। जिस तरीके से हम बात करते हैं, हम इसको पुराने तौर पे मॉडेम ही कहते थे। और जो वायरिंग है ये इन्वर्स है DTE की, यानी कि जो कॉमन लाइंस है RXG, TXG या SG जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो जो दूसरे हैं बाकी, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन तो ये होगी कम्युनिकेशन लाइन। बाकी जो मॉडेम है, प्रिंटर्स है, प्लॉटर्स है, ये अब उनके अपने अंदर के इंटरनल स्टेट्स कुछ अलग होते हैं। RTS और CTS लाइंस या DTR या DSR लाइंस। तो RTS और CTS ये फिजिकल लेयर यूज करता है स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए कम्युनिकेशन। अभी कैसे होता है, DT या DC स्टार्ट करेगा कम्युनिकेशन को -15 और 15 बाइनरी 1 RTS लाइन में, और जब ये रिसीविंग फिजिकल लेयर इसे रिसीव करेगा तो ये क्या करेगा, ये विल सेंड अ नेगेटिव वोल्टेज -15 to 15 डाउन टू CTS लाइन। तो अगर इसको यहाँ तो ठीक है, अगर स्टॉप करना है तो +5 से 15 वोल्ट भेज देगा वो, ये आपका जो ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंट्रोल, डेटा को रोकना, डेटा को चलाना, ये कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ डेटा, ये RTS और CTS लाइन करती है। इसी तरीके से DTR और DSR लाइंस है, ये आपके कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए फिजिकल लेयर में कम्युनिकेशन शुरू तो होना है। तो इसका मतलब ये होता है जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथ मिलाते हैं या नमस्कार करते हैं, तो इसे हम हैंड शेकिंग कहते हैं। तो हैंड शेकिंग एक रिसीविंग या सेंडिंग फिजिकल लेयर के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल वही आप जो वोल्टेजेस भेज रहे हैं उसी हिसाब से ही हैंड शेकिंग होती है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। और फिर इसका जो फ्लो ऑफ डेटा है वो शुरू होता है वोल्टेज के हिसाब से। SG मैंने जैसे बताया आपको, सिग्नल टू ग्राउंड, ये एक लॉजिकल ग्राउंड है जो एक रेफरेंस की तरह यूज होता है। जो सिग्नल्स रिसीव या ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके लिए कोई ग्राउंड जरूर चाहिए होता है, जीरो कहाँ से आप लेंगे। और जो 7 लाइंस आपने ऊपर देखी ना, के अलावा वो आपकी 7 वायर कनेक्शन या हैंडशेक कनेक्शन के लिए यूज होती है। DCD जो है मॉडेम, ये इस लाइन को यूज करता है ताकि ये डिटेक्ट कर सके हाँ भाई कोई कैरियर जो फोन लाइन है इसमें कुछ आ रहा है, और वोल्टेजेस उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। ट्रांसमिशन डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि सीरियल लिंक है ये और कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा है बिट स्ट्रीम में, तो यहाँ पर अगर आप खुद सोचे कि आपने एक पाइप लिया और यहाँ से आवाज लगाई एक तरफ से, दूसरी तरफ आवाज जो है वो कम होती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे वो एक मीडियम से डेटा जाता है तो वीक होने लगता है। कम्युनिकेशन के लिए भी कोई अतिशोक्ति नहीं है, उस वहां पर भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम RS-232 में 15 मीटर की बात करते हैं, DC और DT के बीच में बात। अगर डेटा रेट आपको 20 kbps या उससे कम रखना है तो मैक्सिमम अगर आप 15 मीटर लेना चाहें 20 kbps में तो इतना काम चल जाएगा। लेकिन आजकल इससे भी बड़े बड़े स्टैंडर्ड, जैसे मैंने RS-422 की बात की, ये आपको 100 मीटर तक देते हैं और अच्छी स्पीड दे देते हैं आपको। डेटा लिंक लेयर की बारे में बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर की, जहां तक RS-232 का सवाल है। तो डेटा लिंक लेयर आपको एक रिलायबल ट्रांसमिशन फिजिकल नेटवर्क पे प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए प्रोटोकॉल है जो लिंक मैनेजमेंट को, फ्लो कंट्रोल को, या डेटा फ्रेमिंग को, या फिर एरर हैंडलिंग को मैनेज करेंगे। तो RS-232 जो क्रिएट करता है
और क्रिएट हुआ है DTE और DC से, ताकि आप सीरियल बाइनरी डेटा एक्सचेंज कर सकें। इसी तरीके से RS-232 डिफाइन करता है UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये यूनिवर्सल है, एसिंक्रोनस है। अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस भी देखेंगे। तो ये रिसीविंग या सेंडिंग ऑफ डेटा डेटा लिंक लेयर पे, अगर डेटा लिंक लेयर की बात करें तो आपको UART की बात करनी पड़ेगी। तो सीरियल ट्रांसमिशन एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल को यूज करके कैसे देखिएगा। सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है सबसे पहले समझिए। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से समझिए कि ये एक स्टेशन है लोकेशन 1, ये है लोकेशन 2। अब यहाँ इस लोकेशन 1 से लेकर लोकेशन 2 तक एक ट्रेन जा रही है। ट्रेन में ऐसे डब्बे होते हैं, ये ट्रेन जा रही है। जब यहाँ पर आएगी तो सबसे पहले ये डब्बा पहुंचेगा, फिर उसके बाद ये डब्बा पहुंचेगा, है ना। इसे ही हम सीरियल लिंक कहते हैं। तो ये कंप्यूटर जो जनरेट करता है बिट्स को, तो ये जब ग्रुपिंग हो जाती है तो वो आप एक साथ भेज सकते हैं। सारे के सारे बिट्स जो बन रही है, सारे के सारे डब्बे एक साथ भेज दीजिए। यानी कि आपके पास पैरेलल लाइन्स हो, ऐसी ट्रेन की लाइन से यहाँ एक डब्बा, यहाँ एक डब्बा, यहाँ एक डब्बा भेज दीजिए। इसे हम पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। जो मैं ये बता रहा था ये आपका सीरियल ट्रांसमिशन। तो पैरेलल ट्रांसमिशन के थोड़े से जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि स्पीड, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो ठीक है। जो इसके डिसएडवांटेज है वो सीरियल ने दूर की। अगर आप सीरियल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि स्लोअर जरूर है, एक ही लाइन पे जा रहा है, डब्बे एक करके पहुंच रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव है। इसलिए RS-232 जो है वो सीरियल बाइनरी एक्सचेंज यूज करता है। सीरियल लिंक है, यानी कि आप एक के बाद एक बिट जाएंगे, एक के बाद एक ही जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया एक डब्बे के बाद एक डब्बा ही पहुंचेगा। तो जो बाइनरी डिजिट्स है इसमें, ये डब्बे बाइनरी डिजिट मान लीजिए। ट्रैक जो है ट्रेन का जो रेल है वो आपका मीडियम हो गया, और आपका एक स्टेशन जो है या DT DC हो गया, दूसरा स्टेशन रिसीविंग DT DC हो गया। तो ये मैं आपको अगर बताऊं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि सेंडिंग DT है, इसके पास जो जनरेट होता है वो पैरेलल में ही जनरेट होता है। ध्यान रखिएगा, ये सीरियल में जनरेट नहीं होता, डेटा पैरेलल में जनरेट होता है। यहाँ से हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करते हैं इसको। अब ये जो पैरेलल देख रहे हैं ये सीरियल में कन्वर्ट होता है। अब ये सीरियल है, अब ये सीरियल यहाँ पर जा रहा है इस मीडियम से, यहाँ पर भी ये पैरेलल में ही रहेगा। तो इस सीरियल को पैरेलल में चेंज करने के लिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर होता है, फिर ये रिसीविंग DT इसको ले लेता है। तो इस तरीके से जो डेटा जा रहा है, अब डेटा जो जा रहा है वो दो तरीके से हो सकता है, एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस जो टाइम के हिसाब से होता है, सिंक्रोनस जो टाइम के हिसाब से होता है, और एसिंक्रोनस मतलब ये होता है जो टाइम के हिसाब से नहीं होता है, बस ये कभी भी भेज सकते हैं आप इसको। तो एसिंक्रोनस अगर सीरियल कम्युनिकेशन है तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होता, यानी कि आप जो यहाँ से भेज रहे हैं वो दूसरे एंड को पता नहीं कि क्या आने वाला है, किसी भी इंटरवल पे भेज सकते हैं, रेगुलर इंटरवल पे आता रहता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए टेलीफोन कन्वर्सेशन का, जब आप किसी को टेलीफोन करते हैं तो आप बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है। होपफुली आप जब बोलते हैं तो वो नहीं बोलता है, लेकिन आप कभी भी बोल सकते हैं और उसको कभी भी सुनाई देगा। इसे हम एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन की तरह मान सकते हैं। तो इसके लिए हम पता कैसे करेंगे कि कब डेटा आ रहा है, कब डेटा नहीं आ रहा है ना। कैसे पता करेंगे कि कौन सा डेटा है, कौन सा नॉइस है। तो उसके लिए एक स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट ये डाल देते हैं। तो जब जैसे आप पढ़ेंगे, जो रिसीविंग वाला है वो उसे पढ़ेगा और देखेगा स्टार्ट बिट आ गया तो स्टार्ट बिट से पढ़ना शुरू करेगा, स्टॉप बिट पे एंड कर देगा। यही स्टार्ट या स्टॉप बिट, स्टार्ट या स्टॉप ट्रांसमिशन होता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। स्टार्ट और स्टॉप बिट ये आपको सिंक्रोनाइज करने में मदद करते हैं। तो आप इसके साथ कुछ पैरिटी भी डाल सकते हैं, 1 या 2 बिट, क्योंकि आपको पता करना है कि डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से होता है कि आप यहाँ डेटा लाइन में स्टार्ट बिट यहाँ डाल देंगे और स्टॉप बिट यहाँ डाल देंगे, और इसके बाद ये आपका पूरा यहाँ से आता डेटा है। इसके जैसे डेटा खत्म होता है स्टॉप बिट के पहले एक पैरिटी डाल देते हैं, और ये क्लॉक लाइन हर एक क्लॉक लाइन के साथ चल रहा है, लेकिन ये एसिंक्रोनस है। तो ये आपने जो डायग्राम देखा स्टार्ट और स्टॉप बिट, इसमें एक फ्रेम बना जो बीच वाला था, आपने जो डेटा देखा, और बॉटम लाइन आपने क्लॉक लाइन देखी। तो एक के एक बाद ये जाता है और पैरिटी बिट डाल देते हैं केवल स्टॉप बिट के पहले। तो आप करेक्ट कर सकते हैं कि भाई डेटा सही आएगा नहीं आया, इवन और पैरिटी के हिसाब से। फिर उसके बाद ये पैरिटी देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए इस वाले केस में तो 3 1 है। अगर हम इवन पैरिटी की बात करें तो पैरिटी 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 1 चाहिए हमें। इसकी केस की बात करें तो 2 1 है, 2 1 है, तो यहाँ हमको कोई पैरिटी चाहिए नहीं, क्योंकि ये नंबर ऑफ 1 है। फिर UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ये डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, लेयर 2 कहते हैं इसको, और ये रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए RS-232 पोर्ट को। तो UART का काम क्या है, ये डेटा लिंक लेयर UART जो ये कन्वर्ट करता है बाइट को, जो DTE से आया है सीरियल फॉर्मेट में, और जो फ्रेम बन के आया है उसके साथ ये स्टार्ट, स्टॉप और पैरिटी बिट जोड़ता है और उसको भेजता है फिजिकल लेयर पे। तो UART का काम ये हो गया कि बिट स्ट्रीम के साथ ये स्टार्ट, स्टॉप बिट और पैरिटी बिट जोड़ के ये फिजिकल लेयर पे भेजता है। फिजिकल लेयर का काम क्या है, फिजिकल लेयर तो सीधा ट्रांसफर कर देता है। तो जो रिसीविंग है उसके उस डेटा लिंक लेयर का भी काम बढ़ गया, वो स्टार्ट को पढ़ेगा, स्टॉप को पढ़ेगा, पैरिटी बिट को पढ़ेगा, और उसके बाद से जो भी इस पे कार्रवाई करनी वो करेगा। वो डायग्राम ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से चलेगा।
अब इसके बाद आप सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन की बात करें तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हर बार हर एक समय पे डेटा आता है, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 सेकंड इंटरवल पे कन्वेयर बेल्ट की बात करिए। कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, एक मशीन है यहाँ पर और एक मशीन कहें या फिर एक सेंसर कहें, उसे पता है हर 5 सेकंड में मेरे पास कुछ ना कुछ आना है। उस 5 सेकंड में पढ़ता है, कुछ आ गया तो बता देगा हाँ भाई आ गया, और उसका जो भी उस पर कार्रवाई करना करेगा। लेकिन 5 सेकंड बाद वो अगली बार किया कोई डेटा नहीं आया तो उसने कहा कि यहाँ पर अलार्म कर देगा, देखिए डेटा नहीं आया। लेकिन हर 5 सेकंड के बाद दोनों में तय है, यानी कि सेंडर में भी और रिसीवर में कि मैं हर 5 सेकंड बाद भेजूंगा और रिसीवर हर 5 सेकंड में उसे पढ़ेगा। तो इसे हम सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। इसमें कम ओवरहेड होते हैं, कम ओवरहेड इससे, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप और ये सब बिट आपको लगाने ही नहीं पड़ते। तो अब देखिए ये सिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन है इसमें जो सेंडिंग है डीटी या डीसी, ये पैरेलल को सीरियल में भेज रहा है और ये बिट जो आ रहे हैं ये हर एक समय पे पढ़े जाएंगे, हर एक समय पे पढ़े जाएंगे और फिर इनको पढ़ के यहाँ पर ये कन्वर्शन होता है। तो इसके लिए एक जो कॉमन प्रोटोकॉल है इस काम को करने के लिए जो RS-232 में यूज होता है वो है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल RS-232 ये काम करता है कि जो डेटा सिंक्रोनस में आ रहा है उसको पढ़ने के लिए काम करता है। तो ये RS-232 के बारे में हमने बात की और RS-232 किस तरीके से फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर से इंटरफेसिंग उसकी होती है ये हमने बात की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।